नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि इसकी ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण साफ़ हो जाएं और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष के संपर्क में आ सके। किस लिए हम साफ़ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले? हम इसलिए साफ़ करते हैं ताकि इसकी ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण साफ़ हो जाएं और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष के संपर्क में आ सके। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डिबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डिबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जाता है और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण लौह सल्फेट का निर्माण होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, आयरन Fe। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन Fe या लोहा। और कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। जब Fe की क्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो FeSO4 क्या बनता है, लौह सल्फेट या फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। किसके उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है और जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डिबोया जाता है तो विलयन का रंग इसीलिए बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो CuSO4 के साथ क्रिया करके फेरिक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है, इसीलिए विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ रहा है वो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला कारक क्या है, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर अणुओं की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर अणुओं की दर बढ़ जाती है। अणुओं किस में होती है गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर अणुओं की दर बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर। सेकेंड है सांद्रता, अभिकारक सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सांद्रता क्या होती है, अभिकारक सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, पहला ताप, दूसरा सांद्रता और तीसरा है दाब। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं,
उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन अपनी उपस्थिति को अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठोस अभिकारक में ठोस क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठोस अभिकारक में ठोस क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 4th क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इससे में एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? और इससे में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में उत्पाद के तत्वों की मात्रा बराबर हो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में उत्पाद के अभिकारक में उत्पाद के तत्वों की मात्रा बराबर हो। किसकी मात्रा बराबर हो? अभिकारक में उत्पाद के तत्वों की मात्रा बराबर हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में उत्पाद के तत्वों की मात्रा बराबर हो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और आपसे इसी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसी में आपका दूसरा आंसर यहाँ से है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिभावक या अभिकारक तथा उत्पाद की वास्तविक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। किस लिए संतुलित करना आवश्यक है रासायनिक समीकरण को? इसलिए संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिभावक या अभिकारक तथा उत्पाद की वास्तविक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? त्योजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्योजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो पहले हम देखते हैं त्योजन अभिक्रिया क्या होती है। त्योजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मिलकर त्योजित होकर, कौन से पदार्थ मिलकर? एकल पदार्थ मिलकर त्योजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। त्योजन अभिक्रिया में क्या होता है? त्योजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मिलकर त्योजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि दोनों अभिक्रिया समान है। कैसी? दोनों अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत स्थितियां दर्शाई जा रही। कैसी विपरीत स्थितियां दर्शाई जा रही हैं? इसी कारण त्योजन अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया को विपरीत कहा जाता है। तो पहले हम देखते हैं त्योजन अभिक्रिया क्या होती है। त्योजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मिलकर त्योजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि ऐसा संयोजन अभिक्रिया में नहीं होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं
और त्योजन अभिक्रिया में क्या था, उसमें एकल पदार्थ मिलकर त्योजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों अभिक्रियाएं कैसी हैं, समान हैं, किंतु एक दूसरे के विपरीत दर्शाई जाती हैं। इसी कारण त्योजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली वाली है त्योजन अभिक्रिया, इसमें CaCO3 क्या है, CaCO3 जो आपके इस तरह जो CaCO3 लिखा है ये क्या हो गया, अभिकारक है। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे तो ये किस में टूट जाएगा, ये CaCO किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में ये टूट जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। ऐसा किस में होता है, ऐसा त्योजन अभिक्रिया में होता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट सी का विपरीत होता है, यानी पहले में जो CaCO3 क्या था, वो अभिकारक था, जो आपको राइट साइड प्राप्त हुआ वो उत्पाद हुआ। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, पहले आपको क्या प्राप्त होता है, पहले आपको उत्पाद प्राप्त होता है फिर अभिकारक। पहले क्या होता है, उत्पाद फिर होता है अभिकारक, बट इसी का क्या जस्ट उल्टा होता है। त्योजन अभिक्रिया का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि त्योजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा था। 6 क्वेश्चन की बात करें तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, पहले किसका आंसर देंगे, पहले हम देंगे विस्थापन अभिक्रिया। किसका, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनमें किसी लवण से उसका एक तत्व, क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनमें किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अधिक क्रिया से तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनमें किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अधिक क्रिया तत्व द्वारा, किसी लवण से उसका एक तत्व, कौन सा, उसका एक तत्व किसी अधिक क्रिया के तत्व से, किसी अधिक क्रिया के तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, अभी हम लोगों ने CuSO4 क्या पढ़ा था, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे, Zn, इसको बोलते हैं जिंक, क्या कहते हैं, Zn, जिंक। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से होती है तो हमें क्या प्राप्त, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट, और जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है। तो कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनमें किसी लवण से उसका एक तत्व किससे क्रिया करता है, किसी अधिक क्रिया से तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था, द्विविस्थापन। पहले क्या था, विस्थापन, अब क्या है, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसके मध्य होता है, दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और नया उत्पाद बनता है, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और नया उत्पाद बनता है, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे Na2SO4 आपको दिख रहा है। जब इसकी क्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अलग हो जाता है। जब Na2SO4 की क्रिया किससे होती है, BaCl2 से होती है तो हमें BaSO4 प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अलग हो जाता है। आई होप आपको
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, और इनके अभिक्रियाओं के समीकरण भी समझ में आ गए होंगे। 7वां क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका उत्तर हम क्या दे सकते हैं। श्वसन में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है। किससे होती है, श्वसन में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसे श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्वसन में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, C6H क्या होता है, C6H, यहाँ पे 2 6 + 6O2, यानी जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, 6H2O जल प्राप्त होता है, और 38 ATP ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, 38 ATP प्राप्त होते हैं। क्या होता है, 38 ATP ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या प्राप्त होता है, अभिकारक में क्या क्या, C6H26 प्लस की क्रिया जब 6O2 से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं, 6 अणु जल के प्राप्त होते हैं, और 38 अणु ATP यानी ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि श्वसन में भोजन पदार्थ के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ वसा युक्त हवा के संपर्क में आकर अपचयित होकर उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। किस लिए किया जाता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ वसा युक्त हवा के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर, वसा युक्त हवा के संपर्क में आकर अपचयित होकर उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। क्या होकर, अपचयित होकर उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अचार, आपने अचार तो देखा होगा कि जब तक वो डिब्बे में पैक होता है तब तक उसका स्वाद बना रहता है। जैसे वो क्या होता है, हवा के संपर्क में आता है तो वो अचार वो क्या होता है, सड़ने लगता है। जैसे कि आपने अचार में देखो ग्रीन कलर का आपको एक पार्ट दिखाई दे, जब उसे क्या बोलते हैं, फफूंदी। क्यों लग जाती है, क्योंकि जब वो किसमें, हवा के संपर्क में आ जाता है तो उसका स्वाद क्या होता है, गंध के रूप में बदल जाता है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ये वसा युक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो ये अपचयित होकर उनका स्वाद क्या होता है, गंध के रूप में बदल जाता है। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। क्या कह रहा है, जो आपको यहाँ पे कुछ समीकरण दिए जाएंगे उनको आप क्या करना है, रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है और उन्हें क्या करना है, संतुलित भी करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन की क्रिया जब किससे, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनती है, अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। क्या होती है, जब नाइट्रोजन की क्रिया किससे, हाइड्रोजन से होती है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, NH3। इससे क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में अमोनिया प्राप्त होती है। क्या होती है, अमोनिया प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोगों को अब यहाँ पे देखिए, साथ में क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि आपको इसे संतुलित भी करना है। कैसे संतुलित करना है,
आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने अणु, 2 अणु हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अणु, 6 अणु हैं। 3 योग हैं और 2 योग हैं, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 3, 2 योग है 3 योग है, 3 दूनी 6। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे समीकरण दिया है, जो यहाँ पे जो समीकरण या अभिक्रिया दी गई है वो क्या है, दोनों साइड से क्या है, संतुलित है। दोनों साइड से क्या है, संतुलित है। सेम इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया किससे, ऑक्सीजन से होती है। किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या होता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया जब किसी O2 ऑक्सीजन से होती है तो जल के अणु बनते और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जल के अणु बनते और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। कितने, हाइड्रोजन के भी 4 अणु हैं। यहाँ पे सल्फर के कितने अणु हैं, सल्फर के यहाँ पे देखिए 2 अणु हैं। कितने, सल्फर की जो ये आपको एस दिख रहा है इसे बोलते हैं सल्फर। सल्फर के यहाँ पे 2 अणु हैं। और यहाँ पे भी सल्फर के कितने अणु हैं, यहाँ पे भी सल्फर के 2 अणु हैं। बट ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए कितने, 6 हैं। कितने, 6, 3 दूनी 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 2 ये हो गए, 2 दूनी 4 तो ये हो गए, और 2 ये आगे हो गए, फिर 2 दूनी 4 और ये 2 6। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया दी गई है वो दोनों साइड से बराबर है। कैसी है, दोनों साइड से बराबर है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड से होती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया जब किससे होती है, बेरियम क्लोराइड से होती है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। अब आप ये देखिए, इसको आपको कैसे संतुलित करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखिए एल्युमिनियम के 2 अणु दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितने हैं, 2 अणु हैं। एल्युमिनियम के 2 अणु हैं ना। इसके बाद बेरियम के देखिए यहाँ पे कितने अणु, यहाँ पे बेरियम के 3 अणु हैं और यहाँ पे भी बेरियम के 3 अणु हैं। ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। इसके बाद क्लोराइड के देखिए कितने अणु हैं। क्लोराइड के यहाँ पे देखिए कितने, 6 अणु। 3 ये आगे के हो गए इसके और 2 ये, 3 दूनी 6 अणु हो गए। 2 ये हो गए, 3 हो गए, 3 दूनी 6 अणु इसके भी बराबर हो गए। अब किसके बचे, सल्फेट के बचे और ऑक्सीजन के। और यहाँ पे देखिए आप सल्फेट के कितने हैं, 3 हैं। सल्फेट के कितने हैं, 3 हैं। सल्फेट के यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 तो ये हो गए। सल्फेट के यहाँ पे कितने हैं, सल्फेट के यहाँ पे 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं और 2 ये हो गए, 2 सल्फेट के यहाँ पे 2 हो गए। और यहाँ पे सल्फेट के कितने, 3 हैं। यहाँ पे देखिए सल्फेट के 3 हैं, 3 ये हो गए। पहले हम ऑक्सीजन को मिलाते, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए कितने, 4 थी, 12। पहले ऑक्सीजन के मैच करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 12, 4 ये 3 ही हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। तो ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, 4 दूनी 8 हैं। 4 दूनी कितने हो गए, 8। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 2 कितने हो गए, 4। 2 इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 8 ही हो गए। फिर जब हम इनका इंटू करेंगे और इनका इंटू करेंगे, कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 कितने हो गए, 12। ऑक्सीजन के भी बराबर हो गए। अब बच्चे किसके, सल्फेट के। या आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। तो सल्फेट के, तो देखें ये पूरा सल्फेट के यहाँ पे कितने अणु, 2 अणु हैं।
यहाँ पे सल्फेट के कितने अणु, 2 और 2 ये 3 हो गया, तो यहाँ पे भी सल्फेट के कितने अणु, 3 है। अगर आप इतना पूरा मैच करेंगे SO4 और इस आप इतने SO4 को मैच करें तो SO4 तो O की चाहती है 12, O के 12 बराबर होगा, तो सल्फेट के यहाँ पे कितने, 3, तो सल्फेट के यहाँ पे भी 3 है, 2 ये हो गए और यहाँ पे इसका एक चला गया, बच्चा एक, तो सल्फेट भी कितने हो गए, इसके बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया दी गई वो बराबर हो गई है। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, जब पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। क्या होता है जब पोटेशियम की क्रिया जल से होती है, जब पोटेशियम की क्रिया जल से होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जल नहीं, जो हाइड्रोजन गैस होती क्या होती, अलग हो जाती है। जब किसकी क्रिया, जब पोटेशियम की क्रिया जल से होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कोई अभिक्रिया दी है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। जो आपको ये अभिक्रियाएं दी गई आपको क्या करना है, संतुलित करना है। जैसे कि अभी हमने ऊपर संतुलित किया है ठीक उसी प्रकार आपको जो अभिक्रियाएं दी गई उनको भी संतुलित करना है। तो पहला क्या है, HNO3+ जब इसकी क्रिया CaOH से कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, जब इसकी क्रिया तो हमें क्या, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम नाइट्राइड, क्या होता है, कैल्शियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। साथ ही और जल, साथ में जल भी प्राप्त होता है, तो साथ में जल भी प्राप्त होता है। बट हमें इसमें मेन क्या करना है, जो समीकरण दिया गया उसको संतुलित करना है। जो समीकरण हमें यहाँ पे दिया गया उसको क्या करना है, उसको संतुलित करना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए आप, कैल्शियम के कितने अणु हैं, यहाँ पे कैल्शियम के 1 अणु हैं, कैल्शियम के 1 अणु हैं। यहाँ पे भी कैल्शियम कितने, 1 अणु, यहाँ पे भी कैल्शियम के 1 अणु हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन दिए हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन, इसके नाइट्रोजन के भी कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने, 6, 2 ये हो गए, 3 ये, 3 दूनी 6 और ये 2 8। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 8, नाइट्रोजन के कितने हो गए, 8, तो 3 दूनी 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, 6 2 8 ये हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो ये हो गया। हाइड्रोजन के हिसाब से देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। नहीं, आप ऐसे सीधा सीधा समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे अगर आप इतने NO3 को देखें तो NO3 यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे NO3 यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। इसके बाद 6 हो गया। कैल्शियम के 1 है तो यहाँ पे कैल्शियम का भी 1 है। हाइड्रोजन के 2 हैं, ये हो गए, हाइड्रोजन के 2 ये हो गए। और ये पूरा 1 में CaOH की पूरा एक साथ है, तो CaOH क्या है, पूरा एक साथ, वहाँ पे जल के अणु क्या है, अलग हो गए। क्वेश्चन से क्या कहता है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या कीजिए, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम के 1 अणु, तो कैल्शियम के भी 1 अणु हैं। फिर NO3 के कितने, 6, तो यहाँ पे NO3 के भी कितने हो गए, 6। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का बचा 1 अणु, तो ऑक्सीजन के हो गए 1 अणु। और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, NaOH की क्रिया जब H2SO4 से कराई जाती है तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। साथ में क्या होता है, जल भी प्राप्त होता है। जैसे कि ये देखिए, साथ में क्या होता है, जल भी प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको NaH कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको Na के 2 अणु दिख रहे हैं, यहाँ पे भी Na के कितने अणु हैं, 2 अणु। SO4 1 है तो SO4 भी 1 है। और जल H के कितने हैं, H के 2 ये हो गए, 2 ये 4 ये हो गए, तो H के कितने हो गए, 2 ये 2 ये 4 हो गए। H के यहाँ पे कितने अणु, 2 अणु, तो यहाँ पे भी सॉरी H के 4 अणु है ना, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 अणु ये हो गए। ऑक्सीजन के कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने, 2 हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरा NaCl क्रिया जब AgNO3 से कराई जाती है तो AgCl प्राप्त होता है और NaNO3 प्राप्त होता है। Ag के 1 अणु तो Ag का भी 1 अणु,
क्लोरीन का एक अणु तो क्लोरीन का भी एक अणु, सोडियम का एक अणु तो सोडियम का NO3, क्या ये सबके एक एक अणु, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लास्ट वाला है, जब BaCl2 की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो BaSO4 प्राप्त होता है प्लस 2HCl भी प्राप्त होता है। यहाँ पे Ba एक है तो यहाँ पे भी क्या है, Ba एक है, SO4 भी एक है तो SO4 भी एक है। यहाँ पे H के कितने अणु, दो, यहाँ पे भी तो H के कितने हो गए, दो अणु। Cl2 के भी कितने, दो हैं, तो यहाँ पे भी Cl के कितने हो गए, तो यहाँ पे कि Cl के कितने हो गए, तो यहाँ पे भी Cl के ये दो अणु हो गए। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको जो कोई रिएक्शन दिए तो उसको बैलेंस कैसे करना है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न दो पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, अपचयन, और सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, उपचयन, और सेकंड पॉइंट क्या है, अपचयन। तो हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे जब H2 की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमें क्या होता है, जल के अणु प्राप्त होते हैं, कितने, दो अणु जल के प्राप्त होते हैं। आप इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने अणु, चार अणु हैं, तो यहाँ पे भी कितने, हाइड्रोजन के चार अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो अणु हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब Mg की क्रिया O2 से होती है तो MgO प्राप्त होता है। यहाँ पे भी Mg के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, तो यहाँ पे भी Mg के दो अणु, ऑक्सीजन के भी दो अणु होते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो एक से एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे जब H2O की क्रिया होती है तो दो अणु हाइड्रोजन के प्राप्त होते हैं और दो अणु ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन कितने, चार, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे भी चार है, ऑक्सीजन के दो, तो ऑक्सीजन के भी दो हैं। सेम इसी एग्जाम्पल में MgO की क्रिया जब होती है तब दो अणु Mg के होते हैं, दो अणु ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो ये अभिक्रिया में क्या है, बैलेंस है। तो अपचयन में क्या हो रहा होता है, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। और उपचयन क्या होती है, जिनमें वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। आप इस तरफ समझते हैं, अगर उपचयन होगा तो उसमें ऑक्सीजन का योग यानी प्लस होगा, उपचयन होगा यानी माइनस, ह्रास हो रहा तो माइनस होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो योग होगा यानी क्या होगा, वो उपचयन होगा। प्लस होगा यानी तो वो उपचयन होगा, माइनस यानी ह्रास होगा तो वो अपचयन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का निर्माण करते हैं। अवक्षेपण क्या होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का कार्य करते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का निर्माण करते हैं वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का कार्य करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे जब Na2SO4 की क्रिया BaCl2 से होती है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और दो अणु NaCl के क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का निर्माण करते हैं वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। 13वां क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण सही समझाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और
समीकरण सही समझाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा ह्रास होता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा ह्रास होता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग भी होता है और ह्रास भी होता है, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? हमने पहले क्या पढ़ा था? उपचयन। उपचयन में क्या हो रहा था? इसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो रही थी? प्लस हो रही थी, तो क्या हो रहा था? उपचयन हो रहा था। और अपचयन में क्या आता है? ऑक्सीजन का ह्रास यानी माइनस हो रहा, तो क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। उपचयन में क्या होगा? प्लस होगा यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी। अपचयन में क्या होगा? ह्रास यानी माइनस, तो ऑक्सीजन क्या होगी? इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। बट रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है? इसमें ऑक्सीजन का योग तथा ह्रास दोनों होता है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या दीजिए? संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? जब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया किससे होती है? बेरियम आयोडाइड से होती है, तो क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम आयोडाइड प्राप्त होता है और बेरियम प्राप्त होता है, प्लस क्या होता है? ब्रोमीड प्राप्त होता है। क्या होता है? ब्रोमीड प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम आयोडाइड से होती, किससे होती? जब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम आयोडाइड से होती है तो पोटेशियम आयोडाइड प्राप्त होता है और क्या होता है? बेरियम और ब्रोमीड प्राप्त होता है। क्या होता है? बेरियम और ब्रोमीड प्राप्त होता है। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? जब जिंक कार्बोनेट की क्रिया होती है तो हमें क्या होता है? जिंक ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। ZnCN2 यानी जिंक कार्बोनेट की क्रिया जब होती है तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्राप्त होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन यानी जब H2 की क्रिया Cl2 क्लोरीन से होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl प्राप्त होता है। क्या होता है? जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl प्राप्त होता है। फोर्थ नंबर क्या है? मैग्नीशियम यानी Mg की क्रिया जब 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यानी जब मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया जब मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न पदों को वर्णन कीजिए तथा उनके उदाहरण दीजिए। क्या कह रहा है? निम्न पदों का वर्णन कीजिए और उनके उदाहरण भी दीजिए। तो पहला पॉइंट है संचरण। संक्षारण क्या होता है? और दूसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। तो पहला पॉइंट क्या है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वायुमंडलीय अभिक्रियाओं द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण क्या होता है? धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वायुमंडलीय अभिक्रियाओं द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है संक्षारण क्या होता है? तो हम आंसर का क्या दे सकते हैं? धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वायुमंडलीय अभिक्रियाओं द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या होता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में क्या होती है? जंग लग जाती है। क्या होती है? जंग लग जाती है। कब लोहे में जंग कब लगती है? अगर जब वो लोहा क्या पानी के आसपास रखा हो, जब वो पानी के संपर्क यानी वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसका साथ क्या होता है? उसका क्या होता है? जो लोहा होता है साथ ही उसका कलर भी उड़ जाता है और जो उसका भार क्या होता है? पहले से क्या होता है? कम हो जाता है कि ज़्यादा होता है? तो जो उसका भार होता है पहले से क्या होता है? कम हो जाता है। यानी जब कोई वस्तु या जब कोई लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है? नष्ट होने लगती। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? संक्षारण क्या होता है? धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वायुमंडलीय अभिक्रियाओं द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो धातुओं के संक्षारण से बचाने की क्या क्या विधियाँ हो सकती? तो क्या क्या विधियाँ हो सकती? पहली विधि है ग्रीस या तेल लगाकर। क्या है? ग्रीस या तेल लगाकर। दूसरा क्या है? पेंट करके।
अगर हम किसी लोहे की वस्तु पे ग्रीस या तेल या पेंट लगाकर भी उसको करेंगे तो उससे क्या होगा, वो संक्षारण होने से क्या होगी, बची रहेगी। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अपचयित होकर स्वाद एवं गंध का बदलना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता क्या होता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अपचयित होकर स्वाद एवं गंध का बदलना, क्या होना, अपचयित होकर स्वाद एवं गंध का बदलना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थ तो क्या होते हैं, जब वो वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, जब वो वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वो अपचयित होकर क्या होकर, अपचयित होकर जो उनका स्वाद होता है गंध के रूप में बदल जाता है। सेम उसी तरह क्या होता है, विकृत गंधिता भी होती है। तो विकृत गंधिता क्या होता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का अपचयित होकर स्वाद एवं गंध का बदलना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे उदाहरण में, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने से वह नष्ट हो जाता है और उसका स्वाद गंध में बदल जाता है। जैसे कि अचार क्या होता है, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं अगर उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है तो वे नष्ट हो जाते हैं, यानी वे खराब होने लगते हैं और उनका स्वाद भी क्या होता है, खराब होने लगता है। और उनसे क्या होती है, गंध आने लगती हैं। आई वो आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है। अगर आपके पेपर में इनमें डिफरेंस भी लिखने को आया तो आप लिख सकते हैं कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है। 16 क्वेश्चन क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या अंतर है। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है या इनमें क्या अंतर होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये जलीय विलयन पूर्णतः आयकांत हो जाते हैं। क्या होता है, ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयकांत हो जाते हैं। और दुर्बल में क्या होते हैं, ये जलीय विलयन पूर्णतः आयकांत नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आयकांत नहीं होते हैं। मतलब जो प्रबल विद्युत होते हैं इनमें आयन पाए जाते हैं, जो ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत में क्या होते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। और प्रबल विद्युत में सेकंड पॉइंट है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, जबकि दुर्बल विद्युत में क्या, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और प्रबल विद्युत में हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक H2 हाइड्रोजन SO4 सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट। और दुर्बल विद्युत में उदाहरण क्या दे सकते हैं, CaH2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CH3 और COH, ये तीनों कौन से, ये दुर्बल विद्युत के उदाहरण हैं। दुर्बल विद्युत के क्या है, उदाहरण। तो प्रबल विद्युत और दुर्बल विद्युत में अंतर क्या होता है, प्रबल विद्युत क्या होता है, ये जलीय विलयन पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत में क्या होता है, आयनित नहीं होते हैं। प्रबल विद्युत में क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है, दुर्बल विद्युत में परिवर्तन नहीं होता है। प्रबल विद्युत में हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे HCl H2SO4। और दुर्बल विद्युत में CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस CH3 और COH लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते हैं अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या अंतर होता है। अब हम आगे चलते और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए, उतना पढ़ने के बाद अब आपको मैं बताऊंगी, जो आपने अभी एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम ये सब पढ़ा, अगर आपसे पेपर में इनके संकेत पूछे जाते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, अब हम वो देखेंगे। एक तरफ मैंने क्या लिख के रखा है, नाम, और दूसरी साइड क्या लिखा है, संकेत। जैसे पहला हाइड्रोजन किससे लिखते हैं, H से, पोटेशियम को K से, क्लोरीन को Cl से, कार्बन को C से, जिंक Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बेरियम Ba, आयोडीन I, चूना पत्थर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना CO ब्रैकेट में
OH का होल ट्वाइस क्या है, CO OH ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और चूना पत्थर क्या होता है, CaCO3। नाइट्रोजन का क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, 2NH3। 2NH3 को हम हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। Fe लोहा कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3 कैसे लिखते हैं, CO3। आयरन को Fe कैसे लिखते हैं, Fe2 में। आर्गन आर्गन को कैसे लिखते हैं, Ag में। बोरीन को Br से। निकिल को Ni से। कैल्शियम को Ce से। मरकरी या इसी को आप बोल सकते हैं पारा, उसको हम किससे लिखते हैं, Hg से। उसको हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, Hg से। और जो जंग होता है, जंग जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, संक्षारण, उसको हम संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं Fe2O3 इंटू H2O। H2O क्यों, क्योंकि जंग, लोहे में जंग कैसे लगती है, जब वो कैसे वायु के संपर्क यानी जब वो जल के संपर्क में आता है, तो उसको हम सांकेतिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Fe2O3 इंटू H2O। मैं आपको ये वाला लाइन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन को H से, पोटेशियम को K से, क्लोरीन को Cl से, कार्बन को C से, जिंक को Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बेरियम Ba, आयोडीन I, चूना पत्थर CaCO3, बुझा हुआ चूना CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन N, अमोनिया 2NH3, लोहा Fe, कार्बोनेट CO3, आयरन Fe2, आर्गन Ag, बोरीन Br, निकिल Ni, कैल्शियम Ca, मरकरी या इसी को बोल सकते हैं पारा, उसको सांकेतिक फॉर्म में हम Hg से लिखते हैं। और जंग को Fe2O3 इंटू H2O। और सेकंड लाइन एल्यूमिनियम को Al, ऑक्सीजन O, कॉपर Cu, क्लोराइड Cl2, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Brz, ब्रोमाइड को Brz, ब्रोमीन को Br, जल H2O, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, बिना बुझा हुआ चूना CaO, और यहाँ पे क्या है, बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या है, CaO है, और बुझा हुआ चूना क्या है, CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। तो ये आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आपसे बिना बुझा हुआ चूना पूछ रहा है या बुझा हुआ चूना पूछ रहा है। इसके आगे है नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट को NO3 से, ग्लूकोज को C6H12O6 से, किसको, ग्लूकोज का C6H12O6 से। इसी को हम सुक्रोज भी बोलते हैं। सुक्रोज का भी, अगर आपसे सुक्रोज का सांकेतिक फॉर्म पूछा जाता है तो आप सुक्रोज को भी हम इसी से C6H12O6 से ही लिखते हैं। सुक्रोज यानी शक्कर, सामान्य भाषा में बोले सुक्रोज को शक्कर। सिल्वर को Ag से, सिल्वर को आप ये देखिए, अब सिल्वर को Ag से, और आर्गन को भी किससे, आर्गन को Ar, यहाँ पे क्या है, Ar है। आर्गन के यहाँ पे क्या है, Ar है। आर्गन के यहाँ पे क्या है, Ar है। आर्गन का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आर्गन के यहाँ पे क्या है, Ar है। आर्गन के यहाँ पे क्या है, ये Ar है। आर्गन के यहाँ पे क्या है, Ar है। और जो ये सिल्वर, सिल्वर को Ag से, आर्गन को Ar से, और सिल्वर को Ag से। आर्गन को किससे लिखते हैं, Ar से, किससे, Ar से। और सिल्वर को Ag से, सिल्वर को किससे लिखते हैं, Ag से। और लेड Pb, लेड यानी Pb किससे लिखते हैं, लेड हमारे किस में, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल में जो आपको ब्लैक जिस पार्ट से हम लिखते हैं, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखता है वो इसी से बना होता है, लेड। उसको हम क्या बोलते हैं, लेड। उसको क्या बोलते हैं, Pb। सल्फ़र SO2, सल्फ़र को SO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, हीलियम को He से, फास्फोरस को F से, कोबाल्ट CO को क्या लिखते हैं, कोबाल्ट या कोबल आप बोल सकते हैं, उससे लिखते हैं हम C से। सल्फेट को SO4 से, और सल्फ़र भी देखिए SO4 ही है, नहीं देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सल्फ़र है SO2, और यहाँ पे क्या सल्फेट SO4 है। सल्फ़र क्या है, SO2 है, और सल्फेट क्या है, SO4 है। गोल्ड को Au से, और सिलिकॉन को Si से।
ये लाइन मैं दोबारा फिर से रिपीट करती हूँ। एल्यूमिनियम को Al से, ऑक्सीजन को O से, कॉपर को Cu से, क्लोराइड को Cl2 से, मैग्नीशियम को Mg से, ब्रोमाइड को Br से, ब्रोमीन को Br से, जल को H2 से, बिना बुझा हुआ चूना CaO से, नाइट्रेट को NO3 से, ग्लूकोज को C6H12O6 से, या सुक्रोज से। अगर आपसे पूछा जाता है सुक्रोज का सांकेतिक रूप क्या हो सकता है, या शक्कर का पूछा जाता है, या चीनी का, तो आप C6H12O6 लिख सकते हैं। तीनों का सेम होता है। सिल्वर Ag, लेड Pb, सल्फर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हीलियम Hg, फास्फोरस F, कोबाल्ट या कोबल को CO से, सल्फेट को SO4 से, और सल्फ़र को SO2 से, और सल्फेट को SO4 से, सल्फ़र को SO2 से, सल्फेट को SO4 से, और गोल्ड को Au से, सिलिकॉन को Si से। सिलिकॉन को इसे लिख सकते हैं Si से। अगर आपको जो ये संकेत दिए गए ये याद हो गए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये याद हो गए अच्छे से। अगर आप पहले से भी जानते थे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने इसे पहले से ही पढ़ रखा था। अगर पहली बार पढ़ा तो भी आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जो है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का। किसका उदाहरण है, संक्षारण का। थर्ड क्वेश्चन है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं, क्या होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं, वो क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी होती हैं। क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है। जैसे भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है जो भोज्य पदार्थों से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे भोज्य पदार्थों से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया होती हैं, ऊष्माक्षेपी। कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। फोर्थ क्वेश्चन है अभिक्रिया दर की इकाई क्या है। अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर सेकेंड। क्या क्या होती है, मोल लीटर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में कौन धीमी गति का उदाहरण है। निम्न में कौन धीमी गति का उदाहरण कौन क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, मंद रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना मंद रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी है, लोहे में जंग लगना मंद रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, संक्षारण की विकृत संक्षारण है या विकृत गंधिता। या मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि लोहे में जंग लगना क्या है, संक्षारण। और ये कैसी क्रिया है, ये मंद गति यानी धीमी गति से होने वाली क्रिया है। तो श्वसन एक अभिक्रिया, श्वसन कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो श्वसन कैसे अभिक्रिया, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि जस्ट अभी हम लोग ने 1 मिनट पहले क्या पढ़ा था, कुछ संकेत पढ़े तो यहाँ पे क्या पूछा गया, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र। हमने 2 पढ़े थे, एक बिना बुझा हुआ और एक क्या पढ़ा था, बुझा हुआ। क्या है, बिना बुझा हुआ, एक पढ़ा हम लोग ने बुझा हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaO। और बिना बुझे हुए ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र पूछा है। तो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, CaO। अब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या था, क्या था, बिना बुझे हुए का, बिना बुझे हुए क्या था, क्या था, CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। क्या था, ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaO। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या था, CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। क्या है, ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। अब बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaO। क्या है, CaO, ये क्या है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। 8वां क्वेश्चन क्या है,
चूने का बुझना डैश परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चूने का बुझना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन है, डैश अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती। ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती? कौन सी होती? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो दोनों साइड होती है। अगर आपने कहीं पे ऐसे वाला साइन देखा, कैसे वाला, मैं बताती हूँ कैसे वाला साइन, ऐसे वाला साइन देखा और आपने एक ऐसे वाला साइन देखा, तो इससे बोल रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती। कैसी होती है अभिक्रियाएं? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपने ऐसे वाला साइन जरूर देखा हो, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है, उससे हम फोटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? जल का वैद्युत अपघटन डैश परिवर्तन का उदाहरण है। जब जो जल का वैद्युत अपघटन होता है वो किसके परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 12वां क्वेश्चन क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? CaCO3। ये क्या होता है? चूने पत्थर का सूत्र। CaCO3 किसका होता है? चूने पत्थर का सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी चूना पत्थर। यानी क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। संगमरमर यानी चूना पत्थर। तो बिना बुझा हुए चूने के सूत्र में क्या पड़ा था? CaO। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूने का क्या था? CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। जो ये वाला है क्या है? ये है बिना बुझा चूना। CaO क्या है? बिना बुझा चूना। और CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है? संगमरमर का सूत्र यानी चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 क्या है? संगमरमर या चूने पत्थर का सूत्र है। और CaO ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। और CO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? ये बुझा हुआ चूना है। और जो 13वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का जलना डैश अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का जलना डैश अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। कैसी है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। 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 आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा पढ़ने में। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में ये भी करिएगा कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।